अपने शुरुआती भाषण में एक जुमला कहा कि ना हिंदू संस्कृत होती है ना मुस्लिम संस्कृत होती है। प्रेमचंद के हवाले से असल संस्कृत तो आर्थिक संस्कृत होती है। राइट, बहुत अच्छी बात की भाई, प्रेमचंद ने कहा। तो जब मुझे आमंत्रित किया गया और ये मौजू हमें बताया गया तो मैं प्रेमचंद पर कम चुनौतियों पर ज्यादा जोर देता रहा। प्रेमचंद तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, तो बोलते रहना चाहिए, और आज कुछ ज्यादा जरूरी है बोलना। तो मैंने चुनौतियों पर गौर करना शुरू किया कि आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या है। तो एक चुनौती तो सांप्रदायिकता की है, जो प्रेमचंद के जमाने में भी थी और आज तो और भी मुखर हो गई है, बेशर्म हो गई है, नंगी हो गई। पहले ढकी चुकी थी जरा, लेकिन कम्युनलिज्म पर हम फिर भी काबू पा सकते हैं। एक सेकुलर हुकूमत, सख्त हुकूमत हो, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती मुझे बाजारवाद में नजर आई। मार्केट कल्चर, कंज्यूमर कल्चर, जो हमारी तमाम तहजीबों को तहस नहस कर रही है, हमारी मिलनसारी को, हमारी मोहब्बत को। तो मैं एक छोटा सा लेख लेकर आया हूं जिसका उन्वान है अदब और बाजार। लेकिन मैं इसके 2 सफ़े छोड़ रहा हूं समय की कमी की वजह से। तीसरे सफ़े से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि आज के बाजार ने हजारों ख्वाहिशों को नींद से जगा दिया है, लालच को बढ़ावा दिया है और कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिश का कैदी बना दिया है। बसीरत और बसारत, विजडम, जो इंसान के सबसे बड़े जौहर हुआ करते हैं, बाजार ने इन सब को पीछे ढकेल दिया। नेकी व बदी, रिश्ते नाते, माँ बाप, गरज की पूरा खानदान और पूरा समाज नफा और नुकसान की तराजू में तोला जा रहा है। सही बात। ऐसे में अखलाकी कदरें कहते हैं मूल्य को, अखलाकी कदरों पर कारी जरूरत पड़ी। सुनहरे अक़दार व अफकार जो आदमी को इंसान बनाते हैं, आदमी और इंसान का फर्क आप समझ सकते हैं। गालिब ने बहुत पहले कहा था, हर विदुषार हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं लिखा होना। राम जी भाई, एक बार हमसे राजेंद्र कुमार ने जी फोन में पूछा क्या आदमी और इंसान में क्या फर्क है, तो मैंने कहा कि मैं आदमी हूं और आप इंसान। खैर, लुत्फ की बात। आदमी को इंसान बनाते, इसीलिए इंसानियत कहा जाता है, आदमियत जरा नहीं कहा जाता। और एक मुहज़्ज़ब माशरे की तश्कील करते हैं। आज बाजार, इश्तिहार, माल और दौलत, झूठी शान शौकत के आगे औंधे मुंह गिर पड़े। बाजार पूरे रोब और दबदबे के साथ हमारी जाती जिंदगी में दाखिल हो गया है। आज उसकी अहमियत और कद्र कीमत से इनकार मुमकिन नहीं। ऐसे में इल्म और अदब, तहजीब और सकाफत, जिसे हम संस्कृत बार बार कह रहे हैं यहाँ पर, सब के सब फायदे और नुकसान के डोर से बंध गए। मदरसे, मुशायरे, मुज़ाकरे, और मैं मस्जिदों को भी शामिल कर रहा हूँ इसमें, और मंदिरों को भी शामिल कर रहा हूँ। जो इतनी भारी भरकम लूट हुई है वो क्या है? मुशायरे, मुज़ाकरे, मंदिर, मस्जिद, सब के सब कारोबारी हो गए। बिल्कुल सही, कारोबारी हो गए। फिल्म, टेलीविजन, सहाफत, गरज की हयात का तकरीबन हर शोबा सनदगरी का
यानी बाजारवाद का खेल खेल रहा है। आज का शायर जब ये कहने लगे हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ होना चाहिए बाजार में रहने के लिए, आप देखिए, या हर ख्वाब शिकस्ता है तामीर नशेमन का, हर सुबह के माथे पे बाजार की गर्मी है। ऐसा नहीं है कि शेरो अदब में इससे पहले बाजार नहीं था। गालिब के कलाम और ले आएंगे बाजार से, और उसकी वजह बता दूं, ये बाजार गालिब के यहाँ क्यों आया? इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी और सनत का, तिजारत का खेल शुरू हो चुका। गालिब जैसा दूररस्त दूरबीन आदमी आने वाली जिंदगी को समझ रहा है, इसलिए उसने, अरे यही नहीं, उसने तो इंस्टॉलमेंट की जो लाइफ होती है, किस्तवार, बैंक से इंस्टॉलमेंट लेते हैं, दर्द की पीछे समय, और ये समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती है दूर, और शायद तो बड़ा दूरबीन होता है ना। तो गालिब से कबल नजीर और कबीर और नजीर ने भी शेर और दोहे कहे। कबीरा खड़ा बाजार में, मेरे ख्याल में बाजार ही लग रहा, बाजार ही सही लग रहा, हटाया नहीं। मैं बाजार लिख गया कि भाई मैं कबीर इतना बड़ा शायर हूँ, लेकिन बाजार ही सही। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर। अब यहाँ खैर जो है वो कीवर्ड है। पुराना शायर बाजार में सबकी खैर मांग रहा है, और आज का बाजार आप समझ सकते, ना काहू से दोस्ती है। नजीर का भी शेर सुनिए, दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात। नेकी और बदी और बाजार, कितना खूबसूरत इस्तेमाल है बाजार। पहले तो बाजार हमारे कल्चर का हिस्सा होते थे, हमारी मिलनसारी का हिस्सा होते थे, खरीद फरोख्त का हिस्सा होते थे। यहां कबीर सबकी अलामती और नजीर नेकी की तरफ इशारा करते हैं, जिनमें एक सूफियाना रंग झलकता है। लेकिन इसी बाजार में जब इस्तेहसाल यानी शोषण की सूरत पैदा हो गई, तो जोश मलियाबादी ने कहा, दोपहर बाजार का दिन, गांव की खिलकत का शोर, खून की प्यासी शुआएं किरणें, रूह फरसा लू तो चलती है, लू का जोर, आग की रौ कारोबारे जिंदगी का पेचो ताप, तुंद शोले सुर्ख जर्रे गर्म झोंके आफ्ताब। इस नज्म में अगरचे बाजार से ज्यादा मौसम का जिक्र मिलता है, मगर मौसम गर्मा की शिद्दत और जिंदगी की हरारत से ममलू ये नज्म जब इस शेर पे पहुंचती है कि माओ के कांधों पे बच्चे गर्दने डाले हुए, माओ के कांधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए, भूख की आंखों के तारे प्यास के पाले हुए। और फिर ये उम्दा बामानी शेर कि सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्से गुनाह, तेज किरणें, ये मिसरा सुनिएगा तवज्जो से, कि सर पे काफिर धूप, रूह पर अक्से गुनाह, तेज किरणें जैसे बूढ़े सूत खारों की निगाह। बूढ़े सूत खारों की निगाह लगाया। बात सूतखोरों और महाजनों की आ गई है, तो प्रेमचंद का वो जुमला याद आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर वो कहते हैं, इस महाजनी तहजीब में इस महाजनी तहजीब में, महाजनी उर्दू में यह महाजनी तहजीब के नाम से और कहीं कहीं महाजनी तमद्दुन के नाम से, इस महाजनी तहजीब में हर एक किस्म की तहरीक दौलत और सिर्फ दौलत की गरज से वजूद में आती है।
अगर हुकूमत की जाती है तो इसलिए कि महाजनों को ज्यादा से ज्यादा नफा हासिल हो। इस एतबार से आज महाजनों की ही हुकूमत है। अब जरा जहन में अंबानी और अडानी को रखिए। आगे और लिखते हैं, इस महाजनी तहजीब ने नए नए आदाब और कवानीन वज़ा कर लिए हैं जिन पर आज सोसाइटी का निजाम चल रहा है। इनमें एक ही नजरिया है, इनमें एक ये नजरिया है कि वक्त ही दौलत है। पहले वक्त जिंदगी था, उसका बेहतरीन मसरफ कस्बे कमाल या नौ इंसान की हिमायत और दस्तगीरी था। कितना बड़ा खेल हो रहा है दौलत का। और ये जुमला आज का नहीं है, आज से ठीक 90 साल पहले, 1936 के आसपास का। अब एक लतीफा सुनिए। फराग गोरखपुरी अपनी गुफ्तगू में एक लतीफा सुनाया करते थे। हम लोग क्या करते, रामजी भाई बैठते हुए, ये भी जाते थे, हम भी जाते थे, हम लोग क्लास फेलो हैं। फराग गोरखपुरी अपनी गुफ्तगू में एक लतीफा सुनाया करते थे। एक बनिए से पूछा गया कि तुम जन्नत जाना पसंद करो या जहन्नम, स्वर्ग जाना पसंद करोगे या नरक? वो झट से बोला, भैया जहां 2 पैसे का फायदा हो। 2 पैसे के फायदे के लिए वो दुनिया को जहन्नम बनाया। और आज सब बनी रहा है, सिर्फ फायदा। ये मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ फायदा, सिर्फ फायदा। कल बनिया था, आज ये मल्टीनेशनल कंपनियां सब कुछ कर डालेंगे। देखिए, वो थोड़े से फायदे के लिए जहन्नम भी जाने को तैयार है। आज यही काम बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं कि ख्वाह मुल्क बिक जाए, अवाम बिक जाए, उनको अपने फायदे और सिर्फ फायदे से मतलब। महाजनी कारोबार और आज के बाजार ने हमारी फितरत और हमारी मोहब्बत को खत्म कर दिया है। कभी ये दौर था, खुददारी थी कि नजीर अकबराबादी को राजा महाराजा बुलाते रहे। जो आगरे के पास मथुरा, लखनऊ के नवाब बुलाते रहे, लालच देते रहे, लेकिन वो ताजगंज और ताजमहल नहीं छोड़ सके और सब कुछ छुड़ा दिया। जहां तक ताजमहल दिखाई देगा वहीं तक हम जाए। ऐसे कलंदर भी शायद हमारे हिंदी में भी गुजरे हैं। गालिब ने अंग्रेजों की मुलाजमत ठुकरा दी सिर्फ इसलिए कि दिल्ली कॉलेज जब जा रहे थे तो अंग्रेज प्रिंसिपल हमको बाहर लेने की रिसीव करने नहीं आया। ये थे गालिब, थे नजीर, और भी थे। सौदा ने अशरफियों से मुंह मोड़ लिया। बादशाह ने कहा कि तुम मेरी तारीफ में कसीदा कहो, मैं तुम्हें अशरफियों से तौल दूंगा और तुम्हें मलिकुश शोरा का खिताब दूंगा। तो सौदा ने कहा कि मलिकुश शोरा अगर कोई मुझे बनाएगा तो मेरा कलाम बनाएगा, आपकी अशरफियां नहीं बनाएंगे। थे वो शोरा। प्रेमचंद, इनकी जरा थोड़ी सी आत्मकथा पढ़िए। प्रेमचंद की छोटी सी है, पैरों में जूता नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं, ट्यूशन कर रहे हैं, 5 रुपए का, 3 रुपए का, उसमें घर भी भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब जिंदगी की आग में लेखक तपता है और भूख से मरता है, भूखे गरीबों को देखता है, तब जाके वो दुखी जवान जैसा किरदार पेश करता है, यीशु माधव जैसा किरदार करता है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफी नहीं होता, बल्कि उस मुशाहदे में एक इंसान दोस्ती और दर्दमंदी की भी जरूरत हुआ करती है, तब जाके वो दर्द लगता है कहानी। वरना खास वो सिर्फ नक्काशी मुसव्वरी होकर जाती है। फिराक ने जिंदगी भर किराए के मकान में गुजारी। गवाह है रामजी भाई। यूनिवर्सिटी का क्वार्टर था, न घोड़ा न गाड़ी, कहीं न मकान न बंगला। इतना बड़ा शायर जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, यूनिवर्सिटी के छोटे से क्वार्टर में रहता है। जिंदगी भर किराए के मकान में गुजार दी, न बंगला न गाड़ी। जोश, फैज, निराला, मुक्तिबोध और बहुत सारे दूसरे, इन सब में खुददारी और दरवेशी थी जो अक्सर एक खुशगवार
और अनानियत में बदल जाती है। ये एक फितरी अमल है। दोस्तों, जब मैं यूनिवर्सिटी में, मेरा दोस्त बैठे हुए हैं शकील से देखी, तारीफ करेंगे कि जब मैं नया लेक्चरर हुआ यूनिवर्सिटी में, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा आर्टिकल कहीं छप जाए और मुझे किसी सेमिनार में बुलाया जाए, मेरी किताब आ जाए। आज उसी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर होता है तो सबसे पहले 4 पहिए की गाड़ी खरीदता है, क्वार्टर खरीदता है, लग्जरी का सामान खरीदता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, जरूर खरीदो, लेकिन पहले अपने कदम की जिम्मेदारी तो निभाओ, उसके बाद बैंक जाओ। मगर बैंक तो जैसे उधार खा बैठा हुआ है, आओ सिर्फ दस्तखत करो और ले जाओ, गाड़ी भी और बंगला भी सब। लेकिन आज का अदब और अदीब, शायर और शायरी बाजार के इस चक्रव्यूह में बुरी तरह गिर चुके हैं। आज के अदीब बुक्स, ये जुमला सुनिएगा, आज के अदीब बुक्स से ज्यादा फेसबुक में मसरूफ है। वो अपनी कमजोर किताब की मजबूत पब्लिसिटी इस तरह करते हैं जैसे सिगरेट, पान और मंजन का ही पब्लिसिटी। इश्तिहार पेश किए जाते हैं। जाहिर है ऐसा सबके लिए नहीं कहा जा सकता। संजीदा व मियारी राइटर, दानिश्वर आज भी इन सबसे दूर दरवेशाना जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो छुटभइयों के मुकाबले में हाशिए पे चले गए। सितम यह है कि बाजार की सनद भी यही चाहती है और आज की सियासत भी दानिश्वरी से दूर रहना चाहती है। इसमें दाखिल ना हो, खाओ पियो मस्त रहो, बढ़िया से तनख्वाह लो, इंस्टॉलमेंट सब कुछ ले लो, हमारी तरफ पलट के न देखो, हमको अपनी हमारी हुकूमत चलाना ये चाहिए। और दूर भी हो गई है। हम कलमकार, शायर, अफसानेनिगार का दायरे इल्म व अमल कुछ सिमट सा गया है। लेकिन क्या करें, हम भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारी भी जरूरतें हैं। अब प्रेमचंद ने देखिए क्या जुमला कहा था कि अदीब सिर्फ कलमकार नहीं होता, समाज का मुस्लिह भी होता। मुस्लिह कहते हैं रिफॉर्मर। और अदब सिर्फ अदब नहीं होता, वो सियासत के आगे आगे चलने वाली मशाल। फैज ने भी कहा था कि अदीब का काम सिर्फ मुशाहिदा नहीं, मुजाहिदा भी उस पर फर्ज है। मुजाहिदा जद्दोजहद करना, सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसमें शरीक होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमदर्दी भी रख रहे हैं, लेकिन उसमें इसीलिए एक इकबाल का शेर याद आ गया, सुनाता चलूं कि खैरत के पास, खैरत कहते हैं अक्ल को, सिरसा जी, खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। अक्ल के पास, खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। नजर से मुराद नजरिया, आइडियोलॉजी। ऐसे देखने से क्या फायदा? एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए आपका जिंदगी के तय, लिटरेचर के तय, इंसानों के तय। हम इन दोनों के पैरोकार तो हैं, प्रेमचंद और फैज, और हमारा भी एक मजबूत नजरिया है, लेकिन बाजार की सुख सुविधा ने हमको भी कहीं मुतासिर किया है और हम बकौल हबीब जालिब इस मिसरे के कायल हो गए हैं कि सच अच्छा, पर सच के लिए कोई और लड़े तो और अच्छा। हमें पचोड़े में न डालो, हमें गुड़ी गुड़ी रहने। 19 जुलाई की सुबह जब मैं ये तहरीरें कलमबंद कर रहा था नलिन जी के आदेश पर, तो उर्दू का रोजनामा, एक अखबार जो आता है, इनकलाब नजर से गुजरा, पहली ही सुर्खी थी, अफसोस की बात है कि जमहूरियत को रास्ता दिखाने वाला दानिश्वर तबका अब खामोश है। अखबार का जुमला है, आप इससे असहमत भी हो सकते हैं। उसी सतर में एक मंदिर के महंत का बयान भी छपा, जिसमें वो कह रहे थे
कि मुल्क में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ अब सबको बोलना होगा। एक महंत कह रहा है, साहिल बिहानी का एक शेर याद आ रहा है, कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खादमा के खैर नहीं। अली सरदार जाफरी ने पूरी नज्म कही कि एक जिसका उन्वान था, कौन इस अहद में सच बोलेगा। फिराक गोरखपुरी ने बड़ी आम सी बात कही लेकिन बड़ी मार्के की लगती है। फिराक गोरखपुरी ने एक मजमून में लिखा था, वतन से मोहब्बत करने के लिए जरूरी नहीं कि आप वतन में रहते हो, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वतन भी आपके दिल में रहता हो। क्या आप वतन में रह रहे हैं या नहीं भी रह रहे, वतन भी आपके दिल में रहता हो, वतन के मसाइल और मसाइल भी आपके जहन और कलम में रहते हो। ऐसा नहीं कि हम तरक्की पसंद अदीब और शायद खामोश हैं, ऐसा नहीं है। तरक्की पसंद अदब आज भी खल्क हो रहा है लेकिन उसका दायरा कुछ कम हो गया है, पढ़ने वाले उससे ज्यादा कम हो गए हैं। इसमें भी बाजारवाद है। अब लोग गूगल पढ़ते हैं, रेख्ता पे चले जाते हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, यार दस वो हमारी बोतल उठा दी, हाँ, मैं अपने स्टूडेंट से, अपने तालिब इल्मों से कहता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको इंफॉर्मेशन तो दे देती है, किताबें विजडम देती है, किताबें सोचने पर मजबूर, जो ये इंफॉर्मेशन नहीं। इत्तलात तो बहुत है हमारे पास, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन कभी कभी मैं लंबे मुकर्रर जो तकरीर करने वाले होते हैं उनसे कहता हूं कि बोले तो आप बहुत अच्छा, लेकिन कहा क्या। देखिए एक होता है मसला, बोले 1 घंटा, कहा क्या। ऐसे शेर में भी होता है तो कहानी में भी होता है। खैर, ऐसा नहीं है कि हम तरक्की पसंद अदीब और शायर खामोश हैं। तरक्की पसंद अदब आज भी लिखा जा रहा है लेकिन उसका दायरा कम हो गया है, पढ़ने लिखने वाले कम हो गए हैं। आज कलमकार और कारी के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी और उससे ज्यादा मार्केट कल्चर की दीवार, एक आहनी दीवार खड़ी हो गई है, लोहे की दीवार खड़ी है। चुनांचे आज की कहानी में बाजारवाद तो है लेकिन कबीर और नजीर वाला बाजार नहीं। कहानियों में समाज का दर्द और कर्ब और तन्हा होने का एहसास तो है लेकिन समाज नहीं। कहानियों में औरत का जिस्म तो है लेकिन मुकम्मल औरत नहीं है, हनिया सुखदा और मुन्नी वाला नहीं है। कहां चली गई दादी अमीना, बूढ़ी काकी, और कल तो वो जिंदा रांदे दरगाह थी, आज तो सिरे से गायब हो गई। प्रेमचंद की कहानियों में खेत बाग तो हैं, गाय, बैल, कुत्ता और बकरी वगैरह भी हैं। ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, देही कल्चर का खास तौर पर। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आखिर में आ रहा हूँ कि इशारा आ गया है। मैंने बस बताया कि 7 बजने में कुछ चलिए मैं एकदम आखिरी पैराग्राफ पढ़ता हूँ और वो भी प्रेम का। जब तक, सुनिए जुमला, जब तक इंसानी समाज की तश्कील की बुनियाद, तश्कील शक्ल देना बराबर, जब तक इंसानी समाज की तश्कील की बुनियाद मिल्कियत पर होगी, मिल्कियत पूंजीवाद, जब तक इंसानी समाज की तश्कील की बुनियाद मिल्कियत पर होगी उस वक्त तक बैनुल अक़वामियत का आगाज हो ही नहीं सकता। ये प्रेमचंद कह रहे हैं। दुनिया में जिस कदर जुल्म, तशद्दुद और नाइंसाफी है और जिस कदर हसद और कमीनगी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हसद और कमीनगी है, और जितनी जहालत और लाइल्मी है, उसका असल राज यही जहर है जिसका नाम है मिल्कियत, यानी पूंजी। जब तक मिल्कियत पर शख्सी कब्जा रहेगा, एक एकाधिकार रहेगा, उस वक्त तक इंसानी समाज का भला नहीं हो सकता। और एक जुमला प्रेमचंद का और आखिरी पढ़कर
आपसे विदा लेता हूं। हम डेमोक्रेसी के माहौल में रह रहे हैं। 90 साल जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब ये प्रेमचंद कह रहे हैं कि मुझे ये एक गोदान के कैरेक्टर मिर्जा से कहलवा रहे हैं कि मुझे अब डेमोक्रेसी पर यकीन नहीं रहा। कभी कभी मेरा भी यकीन उठने लगता है कि डेमोक्रेसी, राव साहब कहा करते थे ये जमहूरियत है, जहां जमहूरियत तय कर रही थी, उस तरह से कहा करते थे मुझे अब डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रहा। जरा सा काम, ना जुमला सुनिएगा, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक अच्छा ड्रामा है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो दरअसल बड़े बड़े जमींदारों और ताजरों का दबदबा है। देख लीजिए, 90 साल पहले फनकार कह रहा है आज अडानी अंबानी का ही तो दबदबा है। और कुछ नहीं, चुनाव में वो बाजी मार ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। मैंने इरादा कर लिया है कि इलेक्शन के पास कभी ना जाऊंगा। इकबाल के शेर पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को घृणा करते हैं, तौला नहीं करते।